रामपुर गांव में शंभूनाथ नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। उसका चावल और गेहूं बेचने का बहुत ही बड़ा व्यापार था। वह बहुत ही धनी था। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी संतान नहीं थी। दोनों ने कई वैद्य, डॉक्टर को दिखाया, कई मंदिर में पूजा पाठ किया, फिर भी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राधा, मुझे लगता है कि अब हमें अगले जन्म में ही संतान की प्राप्ति होगी। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जी? मुझे पूरा विश्वास है हमें इस जन्म में ही संतान की प्राप्ति होगी। ईश्वर हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। राधा, बस भी करो। भगवान की जब यही मर्जी है कि हम संतान के बिना रहें तो यही ठीक है। शंभूनाथ मान चुका था कि अब उसे इस जन्म में संतान नहीं होगी, परंतु राधा उसकी एक ना सुनती थी और दिन भर ईश्वर की पूजा पाठ में लगी रहती थी कि जो भी खाली समय बचता उसमें वह पक्षियों को दाना डालती थी और दाना चुगते हुए पक्षियों को दिन भर निहारती रहती थी। एक दिन की बात है, राधा के छत पर किसी ने एक मैना पक्षी का जोड़ा आता है और उस छत पर ही घोंसला बनाकर रहने लगता है। यह देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है। वह उन्हें रोज दाना डालती है। उसे दाना खाते हुए पक्षियों को देखने में बड़ा अच्छा लगता है। कुछ दिनों के बाद मैना पक्षी ने उसमें एक अंडा दिया। मैना पक्षी का जोड़ा रोज सुबह खाने की तलाश में बाहर जाते और शाम होने से पहले वापस आ जाते। अचानक एक दिन राधा देखती है, अरे इतना अंधेरा हो गया, परंतु मैना पक्षी का जोड़ा अभी तक नहीं लौटा। अगर मैना पक्षी का जोड़ा नहीं आएगा तो इसके अंडे को कौन देखेगा? राधा कई दिनों तक उस पक्षियों के घोंसले में आने का इंतजार की, परंतु वह मैना पक्षी का जोड़ा लौटकर वापस नहीं आया। तब राधा ही उस घोंसले में रखे अंडे की निगरानी करने लगी। वह दिन भर अंडे को निहारती रहती, जैसे अंडे में पल रहा बच्चा उसका ही हो। मैना का वह अंडा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वह रोज रात को दुगना आकार बढ़ जाता। यह देखकर राधा को भी डर लगता था। एक दिन राधा ने देखा कि वह अंडा तरबूज जितना बड़ा हो गया है। यह देखकर वह जल्दी से अपने पति को बुलाकर लाती है। दोनों यह देखकर बहुत ही अचंभित थे। राधा, एक पक्षी का अंडा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? वही तो देखकर मैं भी हैरान हूँ। दोनों अंडे को देख रहे थे, तभी वह अंडा लुढ़क कर राधा के पैरों के पास आ जाता है। राधा ने डरते डरते उस अंडे को हाथ लगाया तो अंडा फूट गया और उसमें से एक बहुत ही प्यारी छोटी सी बच्ची निकली। दोनों ने इस बच्ची को देखा तो आश्चर्यचकित के साथ साथ बहुत खुश भी हुए। राधा जल्दी से बच्ची को अपनी गोद में ले ली। आखिर यह कैसे हो सकता है? एक मैना के अंडे से लड़की कैसे निकल सकती है? हाँ, यह तो बात आप बहुत सही कह रहे हो, लेकिन जाने दीजिए, भगवान की महिमा से हमें बच्ची तो मिली है ना। यह लड़की मैना के अंडे से निकली है ना, इसलिए हम इसका नाम मैनावती रखेंगे। दोनों ने उस लड़की का नाम
मैनावती रख दिया और उसे अपनी बेटी बनाकर पालने लगे। उन्होंने मैनावती का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। अब वह बहुत खुश रहने लगे। अब मैनावती बड़ी हो गई। वह देखने में बहुत सुंदर लगती थी। जब भी उसे कोई देखता तो देखते ही रह जाता। एक दिन मैनावती सरोवर में जल लेने गई थी। तभी उसी समय उस राज्य का राजा अपने मंत्री के साथ घूमने के लिए आया था। जब उसने मैनावती को देखा तो वह उसे बहुत ही अच्छी लगी और उससे मन बना लिया कि मैं इसे ही शादी करूंगा। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। सेनापति, पता करो यह सुंदरी कौन है, इसके पिता कौन है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, मैं जल्दी ही इस लड़की के बारे में पता लगाता हूँ। सेनापति ने जल्दी से उस लड़की के बारे में पता लगा दिया। महाराज, वह हमारी राज्य के रामपुर गांव की लड़की है। उसके माता पिता एक व्यापारी हैं। ठीक है मंत्री जी, उनके पास हमारे विवाह को प्रस्ताव लेकर भेजिए। इस राज्य के राजा आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, हम अपनी बेटी की शादी राजा से करने के लिए तैयार हैं। यह तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। शंभूनाथ के किसी का ठिकाना नहीं था। वह राधा के पास जाकर बोला, अरे राधा, हमारी बेटी के तो भाग खुल गए हैं। इस राज्य के राजा भानसेन हमारी बेटी मैनावती से विवाह करना चाहते हैं। यह सोचकर पति पत्नी बहुत खुश थे। बड़ी धूमधाम से मैनावती का विवाह राजा से कर दिया गया। राजा की पहले से ही एक रानी थी और अब मैनावती दूसरी रानी बनकर महल में आई। महल में चारों तरफ मैनावती की चर्चा हो रही थी। यह सब सुनकर बड़ी रानी को रानी मैनावती से ही बहुत जलन हो रही थी। राजा को यह बात पता थी कि मैनावती मानव गर्भ नहीं बल्कि एक मैना पक्षी के अंडे से पैदा हुई है। अब राजा का अधिकांश समय मैना के साथ ही बिता था। राजा प्यार से मैनावती को मैना सुंदरी कहकर बुलाते थे और कोई भी बात होती तो राजा उनसे ही सलाह लेते थे। यह सब देखकर बड़ी रानी मैनावती से और भी जलने लगी। अब बहुत हो गया, मुझे हमेशा के लिए इसको महल से निकालना होगा। एक दिन वह मैनावती के पास जाती हैं और बोलती हैं, मैना समझी, तुम तो हमारी तरह किसी इंसान के पेट से नहीं हो। तुम तो किसी अंडे से जादू की तरह बाहर आई हो। क्या बताओ, तुम्हारी जान किसमें बसती है? दीदी, जैसे सभी की जान उनके हृदय में होती है, वैसे ही मेरी भी जान मेरे हृदय में ही है। देखो मैना, सुन, मैं तुम्हारी बहन की तरह हूँ। मुझे यह जानने की बहुत इच्छा हो रही है कि तुम्हारी जान किस में बसती है। अब तुम रानी बन गई हो और राज परिवार के लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। इसलिए तुम मुझे बता दो कि तुम्हारी जान किस में है, ताकि तुम पर कोई खतरा होने पर मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैना बहुत ही मासूम और साफ दिल की थी।
उसे पता नहीं था कि बड़ी रानी के मन में क्या चल रहा है और उसे कितना ईर्ष्या करती हैं। इसलिए वह बड़ी रानी को सारी सच्चाई बता देती हैं। दीदी, मेरी मायके में मेरे घर के आंगन में एक कुआं है और उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है और उस लकड़ी के बक्से में एक छोटी सी डिबिया है और उस डिबिया में एक मोतियों की माला है और उसी माला में मेरे प्राण हैं। यह सब बातें जानकर बड़ी रानी ने मैनावती से कहा, मैना सुंदरी, तुम्हारी जान तो बहुत ही सुरक्षित जगह पर, परंतु ध्यान रखना, हम रानियों को अनेकों दुश्मन होते हैं, हमें जान का हमेशा खतरा बना रहता है। यह कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई और मैनावती उसकी यह बातें सोचने लगी। अभी वहां पर राजा आ जाते हैं कि इन ख्यालों में खोई हो मैना सुंदरी, हमें तू भी बताओ। महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं। यह कैसी बातें बोल रही हो मैना सुंदरी? महाराज, मरना तो एक दिन सबको है, परंतु मैं अपनी सारी बातें बताना चाहती हूँ। महाराज, मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, बल्कि एक महल बनाकर उसके आंगन में मेरे शरीर को रखवा देना और उस महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना, ताकि उस महल के अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। और हाँ महाराज, महल में एक बगीचा भी बनवा देना और जरूरत की सारी सामान भी रखवा देना। बस अब शांत भी हो जाओ मैना सुंदरी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। यह कहकर राजा ने मैना सुंदरी को गले लगा लिया। राजा ने देखा कि मैनावती को बहुत तेज बुखार है। राजा ने तुरंत राजवैद्य को उपचार के लिए बुलाया। राजवैद्य ने कुछ औषधियों को दिया और महाराज से बोला, महाराज, खुशखबरी है, रानी मैनावती माँ बनने वाली है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो गए और राजवैद्य को उपहार में बहुत से सोने के सिक्के दे दिए। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि राजा की यह पहली संतान थी। बड़ी रानी से राजा को एक भी संतान नहीं थी। राजा बहुत खुश थे। अब वह छोटी रानी की बहुत देखभाल करने लगे। यह देखकर बड़ी रानी ने सोच लिया कि जब से छोटी रानी आई है, तब से राजा मुझ पर ध्यान नहीं देते। अब हमेशा के लिए इसको अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। सुनो दासी, तुम जल्दी से एक गोताखोर को बुलाओ। दासी गोताखोर को रानी के पास ले गई। सुनो गोताखोर, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ, तुम्हें वैसा ही करना है। तुम तुरंत मैना सुंदरी के मायके जाओ और जब उसके माता पिता घर में नहीं हो तो मौका देखकर चुपके से उसी घर में घुस जाना। आंगन के घर में कुआं है, उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है और उस बक्से में एक छोटी सी डिब्बा है। उस डिब्बा को निकालकर मेरे पास ले आओ। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत से सोने के सिक्के दूंगी। और याद रखना, अगर तुम इस काम में असफल रहे या किसी बात को काना कान खबर चली तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। ठीक है महारानी जी, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा और मैं आपको आज ही वह
डिबिया ला कर देता हूँ। वह मैनावती के मायके चला गया और जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे तो मौका देखकर घर में घुस गया और कुएं से लकड़ी के बक्से को खोलकर उसमें से छोटी सी डिबिया निकाल लिया। बक्से से डिबिया के निकलते ही मैनावती की तबीयत खराब हो गई। गोताखोर वह डिबिया ले जाकर बड़ी रानी को सौंप दिया। बड़ी रानी ने गोताखोर को बहुत से सोने के सिक्के दिए। बड़ी रानी ने जैसे ही डिबिया खोली, मैनावती की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगीं। बड़ी रानी ने उस डिबिया से माला को निकालकर अपने गले में पहन लिया। जब बड़ी रानी ने उस माला को अपने गले में पहनी तो रानी मैनावती की सांसें एकदम से रुक गईं। राजा ने यह देखा तो जल्दी से राजवैद्य को बुलवाया। राजवैद्य ने रानी को देखा तो उनकी सांसें रुक चुकी थीं। महाराज, अब रानी मैनावती इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। यह कहकर राजा फूट फूट कर रोने लगे। पूरे महल में मातम सा छा गया। यह कैसे हो गया? पर बड़ी रानी मैनावती के मौत की खबर सुनकर बहुत खुश थी। अब तो मैनावती की जान मेरे हाथ में है। अब मेरे रास्ते का कांटा हट गया। थोड़ी देर बाद मंत्री राजा के पास आता है और बोलता है, महाराज, रानी के अंतिम संस्कार का समय हो गया है। हमें उनके शरीर को जलाने के लिए जाना होगा। नहीं मंत्री जी, हम मैनावती के शरीर को नहीं जलाएंगे। नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाएं और उसके आंगन में हमारी रानी मैनावती के शरीर को रखवा दीजिए। उस महल को चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से गिरवा दीजिए ताकि उसमें कोई प्रवेश ना कर पाए। साथ ही महल से ढेर सारा खाने पीने का सामान और अनाज रखवा दीजिए। सारी सुख सुविधाओं का सामान रखवा दीजिए। यही हमारी मैना सुंदरी की आखिरी इच्छा थी। जी महाराज। राजा की बात सुनकर मंत्री हैरान थे कि महाराजा ऐसा क्यों करवा रहे हैं, परंतु मंत्री ने राजा का आदेश मानते हुए नगर के बाहर एक बहुत बड़ा महल बनाया। उसे ऊंची ऊंची दीवारों से घरवा दिया। उस महल के आंगन से मैनावती के शरीर को रखवा दिया गया। साथ ही ढेर सारे खाना पीना सामान, सुख सुविधाओं का सामान रखवा दिया। मैनावती की मृत्यु पर बड़ी रानी बहुत ही खुश थी और वह सोच रही थी कि चलो, वह हमेशा के लिए मैनावती चली गई। महाराज जी मुझे ही मानेंगे और मेरे साथ भी रहेंगे। इधर राजा बहुत दुखी थे। उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वह हमेशा मैनावती की यादों में खोए रहते थे। एक दिन राजा ने सोचा, मैना सुंदरी ने आखिर अपने शरीर को जलाने से क्यों मना कर दिया? क्या वह फिर से जीवित होकर लौट आएंगी? परंतु ऐसा नहीं हो सकता। मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते। राजा अपने दिल को समझा लेते। वह मैनावती की याद में कभी कभी उसके महल के चक्कर लगाया करता।
राजा ऐसे ही मैनावती का महल के तरफ चक्कर लगा रहे थे। तभी उन्हें महल के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। यह सुनकर राजा बहुत हैरान थे। यह बच्चे के रोने की आवाज इस महल से कैसे आ सकती है? आखिर कोई भी बच्चा महल में कैसे आ सकता है? मुझे अंदर चलकर देखना चाहिए। बच्चे को देखने के लिए राजा महल के अंदर घुस गया। तब राजा ने देखा कि मैनावती के मृत के शरीर के पास उसके बगल में छोटा सा बच्चा रो रहा है। राजा ने उस बच्चे को गोद में उठाया तो बच्चा चुप हो गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि यह बच्चा कौन है और यहाँ पर कैसे आ गया है। तब राजा ने उस बच्चे को थोड़ी देर खिलाया, फिर वह बच्चा उनकी गोद में ही सो गया। तब राजा ने उसे मैनावती के बगल में सुलाकर चल दिए। अगले दिन राजा फिर से बच्चे को देखने के लिए महल में घुस गए। तब राजा ने देखा कि बच्चा महल के आंगन में खेल रहा है। राजा ने फिर से गोद में लिया और थोड़ी देर खिलाने के बाद बच्चा फिर से सो गया। तो राजा ने उसे मैनावती के शरीर के पास सुलाकर चले गए। राजा रोज उस बच्चे से मिलने के लिए जाता और बच्चे के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद मैनावती के पास सुलाकर चला जाता। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब वह लड़का बड़ा हो गया था और सारी बातें भी समझने लगा था। ऐसे ही एक दिन राजा ने उस लड़के से पूछा, बेटा तुम कौन हो और तुम्हारी माँ कहाँ पर है? लड़के ने मैनावती के शरीर की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मेरी माँ यही है। यह सुनकर राजा बहुत ही हैरान था। राजा ने बड़ी हैरानी से देखा, बेटा तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है? मेरी माँ मुझे रोज खाना खिलाती है। यह सुनकर राजा बहुत हैरान था। राजा ने बड़ी हैरानी से देखा, तुम्हारी माँ रोज जागती है? हाँ, मेरी माँ रोज रात को जागती है और मुझे ढेर सारा प्यार करती हैं और खाना खिलाती हैं और सुबह होने से पहले ही वह सो जाती हैं। बेटा आज रात में जब तुम्हारी माँ जागेगी तो उससे पूछना कि तुम दिन भर सोती रहती हो और रात को जागती हो, ऐसा क्यों? ठीक है, आज रात में जब मेरी माँ जागेगी तो मैं उनसे यह बात पूछूंगा। यह कहते कहते बच्चा सो जाता है। फिर राजा उसको मैनावती के बगल में सुलाकर चले जाते हैं। मैनावती का प्राण उस माला में ही था और बड़ी रानी वह माला दिल में पहने रहती थी। अब मैनावती के शरीर से प्राण निकल जाती थी और वह बिल्कुल निस्पंद बड़ी रानी रोज उस माला को रात में सोने से पहले खोलकर रख देती थी। तब मैनावती के शरीर में उसके प्राण आ जाते। मैनावती जब रात को जागी और अपने बच्चे को खाना खिला रही थी, तब बच्चे ने बोला कि माँ,
मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बेटा, आजकल तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे हो। माँ, मैं खाना खा चुका हूँ। मैनावती यह सुनकर बहुत हैरान थी। तुम्हें किसने खाना खिलाया? माँ, मुझे साहब ने खाना खिलाया। वह रोज दिन में आते हैं और मेरे साथ खूब खेलते हैं और मुझे प्यार भी करते हैं। मुझसे थोड़ी देर खेलने के बाद चले जाते हैं। माँ, वह पूछ रहे थे कि जब तुम्हारी माँ जागेगी तो उनसे पूछना कि तुम दिन में ही सोती हो और रात में जागती हो, ऐसा क्यों? मैनावती ने सोचा कि राजा को सारी बात बताने का यही सही समय है। सुनो बेटा, जब राजा साहब आए तो उनसे बोलना कि बड़ी रानी के गले में चमकती हुई मोतियों की माला है, उसी में मेरी माँ की प्राण बसी हुई है। बड़ी रानी दिन भर उस माला को पहनती रहती हैं। मेरी माँ का शरीर मृत हो जाता है, मेरी माँ में प्राण आ जाते हैं और वह जाग जाती हैं। अगले दिन रोज की तरह फिर से राजा उस बच्चे से मिलने के लिए जाते हैं। तब वह बच्चा बोलता है, राजा साहब, मेरी माँ बोल रही थी कि बड़ी रानी के शरीर में जो माला है उसमें ही मेरे प्राण हैं। अगर वह माला मुझे मिल जाए तो मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। राजा समझ गया कि बड़ी रानी को मैना सुंदरी से बहुत जलन थी, जिस कारण वह मैना सुंदरी को जान से मारना चाहती थी। आज मैना सुंदरी की यह दशा बड़ी रानी की वजह से हुई है और उसके इस करतूत की सजा उसे जरूर मिलेगी। इससे पहले बड़ी रानी से वह माला लेना बहुत जरूरी है। राजा बड़ी रानी से माला लेने की योजना बनाने लगा। एक दिन राजा बड़ी महारानी के पास जाता है और उससे बोलता है, महारानी, आप इतनी भारी मोतियों की माला अपने गले में क्यों पहनती हैं? इसे उतार दीजिए। नहीं नहीं महाराज, मैं इसे नहीं उतार सकती हूँ। यह माला मेरी माँ की आखिरी निशानी है जो मेरी माँ ने दी थी। मैं यह नहीं उतार सकती। राजा समझ गया कि बड़ी रानी से यह माला लेना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। अब अगले दिन राजा फिर से रानी के पास जाता है और बोलता है, रानी, मेरे प्रिय मित्र का एक छोटा बच्चा है, परंतु उस छोटे से बच्चे की माँ इस दुनिया में नहीं है और मेरे मित्र को उस बच्चे के पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत हो रही है। उसकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उस छोटे बच्चे को यहाँ पर ला सकता हूँ। क्या आप कुछ दिनों के लिए छोटे बच्चे का लालन पालन कर पाएंगी? हाँ महाराज, क्यों नहीं। आप जरूर उस बच्चे को लाइए। हमारी कोई संतान नहीं है। मैं उसको कुछ दिनों तक ध्यान रखूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर अगले दिन जब राजा मैनावती के महल जाता है तब वह उस बच्चे से बोलता है, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ तुमको वैसे वैसे ही करना। तुम बड़ी रानी के गले में बड़ी माला
मोतियों को पकड़ लेना और जोर जोर से रोने लगना और कहना कि मुझे थोड़ी देर इस माला के साथ खेलना है, और तब तक रोते रहना जब तक बड़ी रानी वह मोतियों की माला गले से उतार कर तुमको ना दे दें। मैं सब समझ गया हूँ। मैं योजना के अनुसार ही काम करूँगा। महल में सभी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी रानी भी आ जाती है और उसे गोद में उठा लेती हैं। जैसे ही बच्चा गोद में जाता है, माला को पकड़कर रोने लगता है और कहता है, मुझे यह माला के साथ खेलना है। मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। मुझे यह माला दो। नहीं नहीं बच्चे, यह तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है। मैं तुम्हारे लिए दूसरे खिलौने लेकर आती हूँ। परंतु वह बच्चा उसी माला के लिए जिद पकड़े बैठा रहता है और जोर जोर से रोने लगता है। महल के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सभी उस बच्चे को बहलाने फुसला लगते हैं, परंतु वह बच्चा माला की रट लगाए बैठा था। ऐसा मानो अगर उसे वह माला ना मिले तो उसकी जान चली जाएगी। तभी योजना के अनुसार वहां पर राजा आ जाते हैं और वह रानी से बोलते हैं कि रानी, आप क्या बच्चे जैसी हरकतें कर रही हो? आप राज्य की रानी हैं, महारानी हैं, और आप एक मामूली सी मोतियों की माला के लिए बच्चों जैसी जिद कर रही हैं कि मैं यह माला नहीं दूंगी। सोचिए, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता है तो लोग आपको क्या कहेंगे? राज्य में आपकी क्या इज्जत बच जाएगी? अब रानी सोचने लगी कि अगर सच में बच्चे को कुछ हो जाता है तो राज्य में मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर के लिए मानव बच्चे को दे देती हूँ और जब बच्चे का मन भर जाएगा तो मैं इसे वापस रख लूंगी। बड़ी रानी वह माला अपने गले से निकालकर उस बच्चे को दे देती हैं। बच्चा माला को लेकर इधर उधर घूमकर खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद वह मोतियों की माला को लेकर राजा को दे देता है। राजा जल्दी से बच्चे को लेकर रानी मैनावती के महल में चला जाता है और मैनावती के गले में डाल देता है। माला के डालते ही मैनावती में प्राण वापस आ जाते हैं। महाराज, मेरे प्राण इस मोतियों की माला में ही बसते हैं। अगर यह माला कोई दूसरा ले ले तो मेरे प्राण चले जाते हैं। मैनावती, मैं सब जान चुका हूँ। बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम अभी कुछ दिन इसी महल में रहो और मैं तुम्हें सही समय आने पर अपने साथ महल में ले चलूंगा। इसके बाद राजा अपने महल में चले जाते हैं। बड़ी रानी बहुत परेशान थी। महाराज, क्या आपने उस छोटे बच्चे को देखा है जो मेरी मोतियों की माला लेकर खेल रहा था? अभी तो वह यहीं पर था, परंतु पता नहीं कहाँ चला गया। मैं सोची वह आपके साथ ही होगा। नहीं नहीं रानी साहिबा, वह तो हमारे साथ नहीं है। देखिए, यहीं इधर उधर खेल रहा होगा। बहुत देर ढूंढने के बाद भी वह नहीं मिलता। तब राजा रानी के पास आकर बोलता है, ये बड़ी रानी, हमारे ऊपर हमारा पड़ोसी राज्य हमला करने वाला है और आपकी जान को बहुत खतरा है। महाराज,
मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। हाँ महारानी, मैंने आपको छुपाकर रखने के लिए एक बहुत बड़ा तहखाना बनवाया है और उसमें आपकी सारी सुख सुविधाओं का सामान भी रखवा दिया है और आप वहीं पर कुछ दिन आराम से रहिए। जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो फिर आपको बुला लिया जाएगा। हाँ महाराज, आप जब तक कहेंगे तब तक मैं उस तहखाने में रहूंगी। बस मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। राजा बड़ी रानी को लेकर तहखाने में बंद कर देता है और बड़ी रानी को पता चल गया कि राजा सभी बातों की जान गए हैं। रानी, तुमने जो मैना सुंदरी के साथ इतना बड़ा छल किया, उसकी यही सजा है कि तुम इस तहखाने में जिंदगी भर रहोगी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफी कभी नहीं मिलेगी। तुमने माफ कर देने वाले काम कभी नहीं किए। अब तुम इसी तहखाने में जिंदगी भर रहो। राजा छोटी रानी के महल में जाते हैं और रथ पर अपने बच्चे और रानी मैनावती को पूरे सम्मान के साथ लाते हैं।